हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। बेटा हम लोग जो जूम पर क्लासेस कर रहे थे उसमें नेटवर्क इशू होने के कारण हम 2 दिन से आपकी क्लास प्रॉपरली नहीं ले पा रहे थे, तो इस वजह से हमें फिर से लौट कर वही वीडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर पर आना पड़ा। तो हम लोग बेटा जैसे जेनेटिक्स का चैप्टर हम लोगों ने टोटली जूम के क्लास पे पढ़ा था, जो आपका जेनेटिक्स था, प्रिंसिपल था, मेंडल के सारे रूल्स को हम लोगों ने देखा था। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ चुके हैं, जिसमें जो है हमारा अगला 6वां चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ों को तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे हमने जो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है जो जेनेटिक मटेरियल है, इसकी पुष्टि कैसे होती है हम लोगों ने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा, एवरी मैक्लियोड मैकार्टी का एक्सपेरिमेंट देखा, फाइनली हमने हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट देखा। तो अब डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो है, ये चीज तो हमें पता चल गया है, लेकिन ये डीएनए होता कैसा है, इसकी खोज कैसे हुई थी, पूरी की पूरी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को हम आज इस वीडियो लेक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आप लोग अटेंटिव रह करके इस लेक्चर को सुनेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। एनसीईआरटी भी हम पूरा का पूरा कवर करेंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। देखो बेटा, जैसे आपको पता है कि सेल की खोज 1665 में ही रॉबर्ट हुक ने कर ली थी, जो कॉर्क सेल्स में इन्होंने खोजा था। फिर बाद में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल्स की खोज की थी। फिर सेल की खोज हो चुकी थी और सेल में न्यूक्लियस, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने किया था बेटा। फिर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने उसकी खोज के बाद अब उस न्यूक्लियर मटेरियल, जो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, उसमें नागेली नाम के एक साइंटिस्ट थे 1842 में, 1842 में, उन्होंने जो प्लांट्स के सेल डिवीजन को देख रहे थे, वो प्लांट्स के सेल डिवीजन को देख रहे थे और वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को देख रहे थे, कुछ ऐसी दंडवत संरचनाएं को देख रहे थे कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो डिवाइड हो रही है, डिवाइड होकर के एक सेल से दूसरी सेल में वो चली जा रही है। इस चीज को ये देख रहे थे, जो कि क्या था, वो क्रोमोसोम था। बाद में वाल्डेयर नाम के एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसका नाम क्रोमोसोम दिया था। 1888 में वाल्डेयर ने इसका नाम क्रोमोसोम दिया था, क्योंकि स्टेन करने के बाद इसका विजिबल कलर प्रोड्यूस हुआ था, विजिबल हो गया था, और इन्होंने इसको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहा था। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का नाम दिया वाल्डेयर ने, ठीक है ना बेटा, वाल्डेयर ने इसका नाम क्रोमोसोम दिया। फिर सेल थ्योरी में आपको पता ही है कि 1858 में रुडोल्फ वर्सो साहब थे, उन्होंने बताया कि जो सेल्स होती है वो एक सेल दूसरी, एक जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है वो एक सेल दूसरी सेल को बनाती है, जिसको उन्होंने एक टर्म्स यूज किया था, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसमें यह बताया गया था कि जो पहले से मौजूद एक सेल्स होती है वो दूसरी सेल्स को बनाती है, जिन्होंने स्लीडन और स्वान थ्योरी को मॉडिफाइड किया था, जिसे रुडोल्फ वर्सो ने ये चीज किया था बेटा, बताया था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से दूसरी सेल बनती है। फिर इतना सब कुछ हो गया कि अब जो है ये एक सेल से दूसरी सेल बन रही है, ये चीज को देखा था। फिर बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए, जैसे वान बेनिडेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, ईयर तो मुझे याद नहीं है, वान बेनिडेन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बेटा जो गैमेटिक सेल्स होती हैं और जो सोमैटिक सेल्स होती हैं, आपकी बॉडी में जो गैमेटिक सेल्स होती हैं और जो सोमैटिक सेल्स, 2 तरह की सेल्स पाई जाती हैं। एक गैमेट सेल्स जो मियोसिस करते हैं, एक सोमैटिक सेल्स जो माइटोसिस करती हैं। ठीक, गैमेटिक सेल्स और सोमैटिक सेल्स के डिवीजन की स्टडी कर रहे थे, और गैमेटिक सेल्स में ये देख रहे थे कि ऐसी सेल्स जो गैमेट्स को बना रही हैं, वो डिवीजन जो कर रही थी सेल्स, जो गैमेट्स बने होते हैं उसमें क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड थी। ठीक है, उसमें क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड थी। और जो सोमैटिक सेल्स की स्टडी कर रहे थे उसमें देख रहे थे कि उसमें क्रोमोसोम की संख्या बिल्कुल इक्वल हो रही थी। एक सेल जो दूसरी सेल बना रही थी उसमें जो क्रोमोसोम थे वो इक्वली जा रहे थे, और जो गैमेट्स वाले सेल हैं वो एक सेल से जब दूसरी सेल बन रही होती है, एक सेल से 4 सेल बनती है। आपको पता ही है कि 2 फेज में मियोसिस कंप्लीट होता है, 11th में पढ़ भी चुके हैं हम। तो ये चीज की जब ये स्टडी कर रहे थे, इन्होंने देखा कि गैमेट्स में ये जो क्रोमोसोम की संख्या है जस्ट आधी हो जाती है, इतना इन्होंने देखा। जब इससे ये सब इतना जब
पता चल गया कि यार जो है एक सेल से दूसरी सेल में कोई एक स्ट्रक्चर है जिसको क्रोमोसोम कह रहे हैं, यही क्रोमोसोम ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहा है। तो मतलब कि जेनेटिक मटेरियल को ले जाने वाला जो होता है यही क्रोमोसोम होता है। इतना ये बात की पुष्टि हो चुकी थी कि जेनेटिक मटेरियल को ले जाने वाला क्रोमोसोम है। लेकिन अब क्रोमोसोम पे तो ढेर सारी चीजें मौजूद होती हैं, जैसे प्रोटीन भी मौजूद होता है, उसमें आरएनए भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो फाइनल प्रूफ नहीं हुआ था कि क्रोमोसोम में जो एक्चुअल इनहेरिटेंस, एक्चुअल जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स को इनहेरिट करने का काम कौन कर रहा है, ट्रेड्स को ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है। इस चीज के लिए अभी भी विवाद था, इसकी फाइनल पुष्टि नहीं हो पाई थी। ठीक, फिर 1869 में फ्रीडरिक मिसर, ठीक है, नाम याद रखिएगा बेटा, एनसीईआरटी में है, कुछ बोल रहे हैं नोट करते जाइए, क्या क्या चीजें नोट करूंगा मैं। 1869 में फ्रीडरिक मिसर नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने मरी हुई पस सेल्स में, जिसमें WBC पाया जाता है, मरी हुई पस सेल्स में से न्यूक्लियर मटेरियल को आइसोलेट किया। बात को सुनिएगा बेटा, एक कहानी की तरह सुनिए इसको। मरी हुई पस सेल्स में न्यूक्लियर मटेरियल को आइसोलेट किया। उस न्यूक्लियर मटेरियल में, सुनिएगा, उस न्यूक्लियर मटेरियल्स में सल्फर और फास्फोरस युक्त कुछ मटेरियल को उन्होंने पता लगाया कि जो न्यूक्लियर मटेरियल था, जैसे मैंने कहा कि ये जो है ये एक सेल्स है, इस सेल्स में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, इसको इन्होंने आइसोलेट किया। इसको इन्होंने जब आइसोलेट किया तो इसके अंदर जो मटेरियल्स थे उसमें क्या था, उसमें सल्फर था और कुछ फास्फोरस था, ठीक है ना, फास्फोरस था, ठीक है ना, सल्फर और फास्फोरस, ये दो चीजें इसमें प्रेजेंट थी। और इस चीज को देखा इन्होंने, कहा कि यार सल्फर तो किस में प्रेजेंट होता है बेटा, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, वो सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाते हैं बेटा प्रोटीन्स में। और फास्फोरस तो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता है। ये फास्फोरस है क्या चीज, ये फास्फोरस क्या है, आखिर ये वहां पर कर क्या रहा है, न्यूक्लियस के अंदर कर क्या रहा है। क्योंकि वैज्ञानिकों का मत ये था कि वैज्ञानिकों का जो सिद्धांत ये था, उनकी जो थ्योरी ये थी कि जो हमारा सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इन सेल ऑर्गेनल्स में एवरेज जो होता है 14% प्रोटीन होता है। और यही 14% जो प्रोटीन होता है, यही कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट कर रहा है, यही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहा है, वो यही बता रहे थे। लेकिन जब फ्रीडरिक मिसर साहब ने देखा कि यार जो है इस न्यूक्लियस के अंदर, जो कि साइंटिस्ट बता चुके थे कि इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, वही क्रोमोसोम एक सेल से दूसरी सेल में जा रहा होता है, जिससे पता चलता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं इसी क्रोमोसोम, इसी न्यूक्लियस में मौजूद जो मटेरियल्स होते हैं, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। इतना था। तो जब इन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद जब इन्होंने देखा यार इसमें सल्फर के अलावा फास्फोरस भी पाया जा रहा है, सल्फर के अलावा फास्फोरस। अब आपको पता है कि प्रोटीन में सल्फर तो प्रेजेंट होता है लेकिन फास्फोरस नहीं होता है। अब इसे जो है इस फास्फोरस युक्त जो पदार्थ था, जो फास्फोरस युक्त जो मटेरियल था, इन्होंने फ्रीडरिक मिसर साहब ने इसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, न्यूक्लिन नाम दिया, ठीक है ना बेटा, इसका नाम न्यूक्लिन दे दिया। समझिएगा बेटा, ठीक है ना, अटेंटिव होकर के समझिए, इंपॉर्टेंट है बेटा। किसने दिया था, फ्रीडरिक मिसर ने 1869 में दिया था, ठीक है ना। इन्होंने इसका ये न्यूक्लिन नाम दे दिया, किसको, जो न्यूक्लियस के अंदर फास्फोरस युक्त मटेरियल था, जो फास्फोरिक मटेरियल था, उसको इन्होंने न्यूक्लिन नाम दे दिया। फिर बाद में अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट है 1889 में, अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट आए 1889 में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यूक्लियर मटेरियल को पहले आइसोलेट किया, ठीक है ना, जैसा कि वो फ्रीडरिक मिसर साहब थे। फ्रीडरिक मिसर साहब न्यूक्लिन नाम देके चलते बने, ठीक है ना, ये साइड हो गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, इसमें प्रोटीन के अलावा फास्फोरस भी होता है। अब ये फास्फोरस क्या है मुझे नहीं पता, इसका रोल क्या है मुझे नहीं पता, न्यूक्लिन नाम दे करके वो साइड हो गए, ठीक, इतना देखा। फिर अल्टमान, जिसका मैं नाम बता रहा हूं बेटा, ये अल्टमान माइटोकॉन्ड्रिया के भी डिस्कवरर यही थे, ठीक है ना बेटा। कोलिकर ने खोजा था, इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया था, तो श्रेय इन्हीं को ही जाता है, ठीक है ना। उन्होंने देखा था उसको, कोलिकर साहब ने, ठीक है, खैर छोड़ो, वो साइटोलॉजी का पार्ट है, ठीक। अल्टमान ने 1889 में न्यूक्लियर मटेरियल को आइसोलेट किया। न्यूक्लियर मटेरियल को आइसोलेट करने के बाद उसमें जो सल्फर वाला मटेरियल था उसको इन्होंने सेपरेट कर दिया। समझिएगा बेटा बात को,
न्यूक्लियर मटेरियल को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद जो सल्फर वाला मटेरियल था उन्होंने इसको सेपरेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया। अब जब उसको आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट करने के बाद जब इस फास्फोरस को चेक किया तो ये फास्फोरस का जो मीडियम था वो एसिडिक था। फास्फोरस का जो मीडियम था, जो फास्फोरस युक्त जो मटेरियल था, जिसे मिसर साहब ने न्यूक्लियन का नाम दिया था, ये जो फास्फोरस युक्त मटेरियल था इसका जब इन्होंने मीडियम चेक किया तो वो एसिडिक था। और एसिडिक होने की वजह से जो न्यूक्लियन नाम था उसको इन्होंने थोड़ा सा सुधार दिया। उन्होंने इस फास्फोरस युक्त मटेरियल को एसिडिक होने के कारण इस न्यूक्लियन नाम को मॉडिफाई करके इसका नाम रख दिया क्या? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना बेटा, इसका क्या नाम रख दिया? न्यूक्लिक एसिड नाम रख दिया। अब जो है न्यूक्लिक एसिड, इसका ये पता चल गया कि देखो जो न्यूक्लियन है वो एक्चुअल में एसिडिक होने के कारण वो उसका नाम न्यूक्लिक एसिड हम रख रहे हैं। ठीक ना, इतना ये काम करने के बाद ये भी साइड हो गए बेटा। ठीक है ना, ये साइड हो गए। अब बारी आती है कोसेल नाम के एक साइंटिस्ट की। ठीक है ना, कोसेल। ठीक ना, कोसेल नाम के एक साइंटिस्ट की बारी आती है। इनका सन बेटा 1893 है। ठीक है ना, 1893 है बेटा। ठीक ना, 1893 में कोसेल ने न्यूक्लिक अम्ल को, जो इन्होंने न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड का मतलब ये फास्फोरस युक्त मटेरियल को, ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड को विखंडन किया। न्यूक्लिक एसिड को इन्होंने बिल्कुल सेपरेट किया। न्यूक्लिक एसिड को सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद इसमें इन्होंने देखा कि इसमें 3 चीजें पाई जा रही हैं। वो 3 चीजों में क्या था? नाइट्रोजनस युक्त कुछ कंपाउंड थे और कार्बोहाइड्रेट थे। ठीक है ना, नाइट्रोजनस युक्त कंपाउंड थे, कार्बोहाइड्रेट थे और फास्फोरिक एसिड तो था ही, यानी फास्फोरस तो उसमें था ही। वो 3 चीजें इन्होंने देखा। कोसेल की मैं बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है ना, कोसेल ने जब देखा कि जब इन्होंने इस न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट किया, आइसोलेट करने के बाद जब इन्होंने सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद जब देखा कि इस न्यूक्लिक एसिड का विखंडन करने के बाद, सेपरेशन करने के बाद इसमें इनको 3 चीजें मिल गई। क्या मिल गई? एक बेटा मिला नाइट्रोजन बेस मिल गया, एक मिल गया फास्फोरस मिल गया। ठीक है ना, फास्फोरस मिल गया, फास्फोरस, और एक मिल गया बेटा शुगर मिल गया। ठीक है ना, शुगर, या आप कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो। देख रहे हैं ना बेटा, वर्ड विजिबल है ना? हाँ, ठीक है। इन्होंने ये शुगर मिल गया, इनको कार्बोहाइड्रेट, ये 3 चीजें मिला इन्होंने। अब क्या था? यही कोसेल जो थे, ठीक है ना, यही कोसेल साहब अब इतना सब कुछ ये देख रहे थे। इतना सब कुछ देखने के बाद इन्होंने, कोसेल साहब की मैं बात कर रहा हूं, यही इन्होंने एनिमल सेल में न्यूक्लियर मटेरियल में देखा कि न्यूक्लियर मटेरियल को जब इन्होंने आइसोलेट करके इसका विखंडन करके देखा एनिमल सेल में, उसमें इनको 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस मिले। 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस मिले, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। किसको मिला? कोसेल को मिला। ठीक है ना, कोसेल को मिला 4 प्रकार का नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर। फिर क्या हुआ? कोसेल ने ही, ठीक है ना, फिर क्या हुआ? कोसेल ने ही कुछ समय बाद यूकैरियोटिक सेल्स में देखा। यूकैरियोटिक सेल्स में, समझिएगा बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूज आप हो सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि आपको अटेंटिव होकर समझिए। देखो मैं क्या कर रहा हूं कि कोसेल ने जब इन्होंने, आई थिंक रैट, जो चूहा होता है, चूहे के थाइमस ग्लैंड के न्यूक्लियर मटेरियल को सेपरेट किया, उसमें से फास्फोरस को सेपरेट किया, फिर फास्फोरस वाले मटेरियल को सेपरेट किया, फिर न्यूक्लिक एसिड जो था, उस न्यूक्लिक एसिड का जब विखंडन करके देखा इन्होंने, तो उनको ये 3 चीजें मिली, जिसमें नाइट्रोजन बेस जो था वो 4 प्रकार का था, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। उन्होंने 4 नाम दे दिए। ठीक है ना, फिर क्या था? यही कोसेल जब ईस्ट सेल में चेक किया, ठीक है ना, ईस्ट सेल में चेक किया। ईस्ट क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है बेटा, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है ना, ईस्ट सेल को देखा तो ईस्ट सेल में जो फास्फोरस युक्त मटेरियल था, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा कि ये ईस्ट सेल है, ठीक है ना, ये ईस्ट सेल होती है बेटा, ईस्ट सेल है। ईस्ट सेल में फास्फोरस युक्त मटेरियल को जब इन्होंने निकाला तो उसमें इसके न्यूक्लिक एसिड के, ईस्ट सेल के न्यूक्लिक एसिड को देखा, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म से फास्फोरस युक्त मटेरियल को निकाला, जो न्यूक्लिक एसिड था वही है। ठीक है ना, जब उसको निकाला तो उसमें वो देख रहे थे कि इसमें जो नाइट्रोजन बेस था, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन के अलावा
जो थायमीन इनको मिला था न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन ईस्ट सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर थायमीन की जगह पर इनको एक चौथा, एक पांचवा, माफ कीजिएगा पांचवा, क्योंकि 4 तो वहां पर हो चुका था, पांचवा एक नाइट्रोजन बेस मिल गया जिसका नाम इन्होंने यूरेसिल दिया। यूरेसिल दिया बेटा, जिसको आज आप कहते हो कि वो आरएनए पर प्रेजेंट होता है बेटा, ठीक है ना। उसकी डिस्कवरी जो है किसने की थी, ये कोसेल साहब ने किया था, ठीक है ना। जो आरएनए पर प्रेजेंट होता है ये आपका यूरेसिल बेस होता है, ठीक। इस प्रकार से 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस की खोज हो चुकी, ठीक है ना। इस 5 प्रकार के नाइट्रोजन बेस को कोसेल ने 2 पार्ट में बांट दिया बेटा। एक को इन्होंने कहा प्यूरिन, एक को इन्होंने कहा प्यूरिन, एक को इन्होंने कहा पिरिमिडिन्स, ठीक है ना, पिरिमिडिन्स। जो प्यूरिन है वो डबल रिंग्ड होते हैं, आपको पता है एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है ना, एडेनिन और ग्वानिन डबल रिंग होते हैं। पिरिमिडिन जो होता है सिंगल रिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, ये होते हैं थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक है ना, थायमीन, साइटोसिन और ग्वानिन, ठीक। ये माफ कीजिएगा, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल, थायमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, ये 3 प्रकार के पिरिमिडियंस होते हैं। इतनी जो है खोज ये कोसेल साहब ने किया, और इनकी इस खोज से विज्ञान जगत जो है खुश होकर के बेटा जो साइंटिफिक रिसर्च जो करते हैं उनको एक सबसे विज्ञान के क्षेत्र में सबसे एक बड़ा पुरस्कार दिया जाता है जिसको नोबेल प्राइज कहते हैं। इनकी इस खोज से जो खुश होकर के बेटा 1910 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, ठीक है ना, 1910 में इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक। चलो, नोबेल प्राइज इनको मिल गया, किसको, कोसेल को। अब कोसेल इतने पे खुश हो गए, अब कोसेल जो है यहां से इतना सब कुछ मिलने के बाद वो साइड हट जाते हैं। अब बारी आती है एक अगले साइंटिस्ट की जिनका नाम लेविन है, ठीक है ना, जिनका नाम लेविन है। चलिए अब लेविन की थोड़ी सी कहानी को समझ लेते हैं। सेक्वेंशियल पैटर्न से समझते चलो बेटा। आप सेल को उठाए हो, सेल से फिर न्यूक्लियस में गए हो, न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होता है, फिर उसमें उसकी कैसी खोज हुई है, एक एक सेक्वेंशियल पैटर्न से हम चल रहे हैं बेटा, ठीक है ना। अब बारी आती है किसकी, लेविन की, ठीक है ना, लेविन की। लेविन ने सन 1909 में बेटा, ठीक है ना, 1909 में, लेविन ने 1909 में ये ईस्ट सेल्स में, ठीक है ना, 1909 में ईस्ट सेल में पता लगाया। ईस्ट सेल में क्या होता है बेटा, यूरेसिल युक्त जो न्यूक्लिक एसिड था, ठीक है ना, क्योंकि उसमें थायमीन नहीं था, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड था उसमें थायमीन था, और ईस्ट सेल में कैसा न्यूक्लिक एसिड था, यूरेसिल युक्त था, ठीक है ना। इन्होंने जो लेविन है, लेविन ने जो यूरेसिल युक्त न्यूक्लिक एसिड था, उस यूरेसिल युक्त न्यूक्लिक एसिड में इन्होंने 5 कार्बन कंपाउंड, 5 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट देखा। इन्होंने 5 कार्बन का एक कार्बोहाइड्रेट देखा जिसको इन्होंने राइबोज शुगर का नाम दिया, ठीक है ना, जिसको इन्होंने राइबोज शुगर का नाम दिया, ठीक है ना। लेविन ने सन 1909 में एक 5 कार्बन का जो यूरेसिल युक्त जो मटेरियल था, उसको यूरेसिल युक्त जो न्यूक्लिक एसिड था उसमें ईस्ट सेल के अंदर, ठीक है ना, इन ईस्ट सेल्स, ठीक है ना, ईस्ट सेल्स, उसको जब इन्होंने देखा तो उसमें उनको राइबोज शुगर यानी 5 कार्बन कंपाउंड दिखे, 5 कार्बन कंपाउंड दिखा जो कि कार्बोहाइड्रेट था, जिसको इन्होंने राइबोज शुगर कहा। फिर लेविन ही ठीक 20 साल बाद, ठीक है, लेविन ने ही ठीक 20 साल बाद, कितना होगा, 1929 होगा, ठीक है ना बेटा, 1929, इन्होंने जब न्यूक्लियर मटेरियल में जो थायमीन युक्त न्यूक्लिक एसिड था, जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जब इन्होंने उसको चेक किया तो जो मॉलिक्यूल्स इनको राइबोज शुगर में दिखे थे, वो मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूल इनको राइबोज शुगर में दिखे थे, वो मॉलिक्यूल जब इन्होंने न्यूक्लियस में मौजूद न्यूक्लिक एसिड के शुगर को देखा तो उसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम था। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, समझिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं इसको। देखो, लेविन ने ईस्ट सेल में ये जिसमें यूरेसिल पाया गया था उसमें इन्होंने देखा कि उसमें क्या था, राइबोज शुगर था, ये आपको इतना पता चला। लेकिन 1929 में ठीक 20 साल बाद जब न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था, समझिएगा,
न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था, जब उसके न्यूक्लिक एसिड को इन्होंने सेपरेट किया, नाइट्रोजन बेस के अलावा जो एक शुगर पाया जा रहा था, जिन्होंने ये शुगर नाम दे दिया था कोसेल ने, ठीक है ना, तो उस शुगर के अंदर, उस शुगर को जब ये चेक कर रहे थे, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेक कर रहे थे, तो ये राइबोज शुगर से, जो जिसको इन्होंने राइबोज शुगर नाम दिया था, वो राइबोज शुगर से कुछ भिन्न था। जो न्यूक्लियस के अंदर जो शुगर पाया जा रहा था, उसमें भिन्नता ये थी कि इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अधिक पाया जा रहा है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो यूरेसिल युक्त पेंटोज शुगर था, और जो न्यूक्लियस के अंदर जो पेंटोज शुगर है, उसमें एक ऑक्सीजन की कमी थी। और जो न्यूक्लियस के अंदर शुगर पाया गया, उन्होंने उसका नाम दे दिया क्या, डीऑक्सी राइबोज नाम दे दिया। यानी एक ऑक्सीजन के कम होने के कारण इसका नाम इन्होंने क्या दे दिया, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज शुगर दे दिया। अब इसका स्ट्रक्चर बेटा आपको, जो यहां पर जो राइबोज शुगर है, इस राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर आपको यहीं पर बना लेना चाहिए बेटा। देखो इन्होंने बताया समझिएगा इसको, ठीक है ना बेटा, सॉरी। देखो इन्होंने जो इसका स्ट्रक्चर बताया था, ये यहां पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है बेटा, यहां पर OH, ठीक है ना, हाँ, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप है बेटा, और यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर एक OH ग्रुप होता है, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक OH ग्रुप होता है बेटा, यहां पर एक हाइड्रोजन और CH2OH, ठीक है ना, OH CH2, ठीक है ना, OH CH2, ठीक, ये हो गया। और जो है अगला आपका यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। चलो OH H H H H OH और OH CH2, ठीक है ना, OH CH2, ये हाइड्रोजन। अब देखिएगा जरा इसको ध्यान से, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके पहले कार्बन की काउंटिंग करते हैं। देखो एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, 1 2 3 यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, 5 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर आपको दिख रहा है। देखो कार्बन संख्या 2 के पोजीशन को चेक कीजिए, कार्बन संख्या 2 के पोजीशन को चेक कीजिए। यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अधिक है और यहां पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम है, ठीक है ना, आपको इतना क्लियर दिखाई दे रहा होगा। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पर अधिक है, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पर कम है। इसी स्ट्रक्चर को जब इन्होंने देखा, ये इनको मिला था ईस्ट सेल में, जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जा रहा था, ये इनको मिला था न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, न्यूक्लियस के अंदर जो एनिमल सेल था, न्यूक्लियस के अंदर जो यहां पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पर अधिक पाया गया। मैं उल्टा बोल दिया बेटा, उल्टा बोल दिया, सॉरी, रिकैप, ठीक है ना, फिर से बैक आते हैं। इसको इन्होंने देखा था न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, इसको इन्होंने देखा था किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और इसको इन्होंने देखा था किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना, जो कि ईस्ट सेल के अंदर। इसको किसमें देखा था बेटा, ईस्ट सेल के अंदर। इसको किसमें देखा था बेटा, एनिमल सेल के अंदर, ठीक है ना, एनिमल सेल के अंदर, जो कि ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होने के कारण इसका नाम राइबोज शुगर दिया, और इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अनुपस्थित होने के कारण, एब्सेंट होने के कारण इसका नाम इन्होंने क्या दिया, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इस वजह से जो न्यूक्लिक एसिड था उसके 2 नाम पड़ गए। जो जिसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम था उसका नाम दे दिया गया डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और जिसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, एक एक्स्ट्रा प्रेजेंट था, उसका नाम दे दिया राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिससे इसका नामकरण हो गया क्या, डीएनए और आरएनए, 2 चीज का नामकरण हो गया। ठीक, इतना आपको यहां पर, इतनी कहानी आपको पता चल गई। फिर क्या हुआ, अब इसके बाद जो है इतना सब कुछ पता चलने के बाद, ठीक है ना, इतना सब कुछ पता चलने के बाद आपको 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड मिल जाते हैं। एक न्यूक्लिक एसिड जिसमें जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है उसको डीएनए कहते हैं, उसको डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और एक साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो कि ईस्ट में उस समय की बात है जब ये लेविन साहब एक्सप्लेन कर रहे थे उसको, ठीक है ना, लेविन की कहानी, ठीक है। अब इतना हो गया। अब जो है डीएनए की खोज तो हो चुकी, लेकिन इसका कार्य क्या होता है ये किसी को कुछ नहीं पता था। इसका फंक्शन क्या होता है किसी को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर क्या आया, अब
डीएनए की खोज तो हो गई, लेकिन इसको कोई बता नहीं पा रहा था। फिर भी वैज्ञानिक जो है प्रोटीन पर ही रट लगाए थे कि नहीं भाई देखो, प्रोटीन की मात्रा सभी ऑर्गेनल्स में पाई जा रही है और यही प्रोटीन किसी भी कैरेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहा है। ये वैज्ञानिक प्रोटीन का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। फिर क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल की खोज होनी शुरू हुई। इतना सब कुछ होने के बाद इतने लोगों ने कंट्रीब्यूशन तो दे दिया, बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी, समझ लो, इतनी खोज होने के बाद फिर जब डिस्कवरी शुरू हुई कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, जिसे हम आपको पढ़ा चुके हैं बेटा, 3 प्रकार का एक्सपेरिमेंट हुआ था। पहला एक्सपेरिमेंट जो बीड़ा उठाया था 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, उन्होंने बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था, आप लोगों को याद होना चाहिए बेटा, ठीक है ना। मैं आपको पढ़ा चुका हूं जूम क्लास पे, मैं यहां पर उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ग्रिफिथ ने प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं, लेकिन इनके जो है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को अधिक मान्यता नहीं मिली। फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आते हैं एवरी मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी। इन्होंने बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को दिया, जिसमें डीएनएस, आरएनएस और प्रोटीएस एंजाइम को आइसोलेट करके ट्रांसफॉर्मिंग करवाया था, वो आपको हम बता चुके हैं, ठीक ना। एवरी मैक्लियार्ड एंड मैककार्टी के बाद फाइनल जो मुहर मार दिया किसने, हर्शे एंड चेज ने। हर्शे और चेज ने फाइनल मुहर लगा दिया, ये देखो भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अब अपना जो जुबान है प्रोटीन वाला, इसको बंद कर लो, क्योंकि प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। इस पे हम पुष्टि करते हैं। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट, रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स उन्होंने यूज किया था, समझा चुके हैं आपको। अब जब पुष्टि हो गई कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, तो वो डीएनए है कैसा चीज, इस चीज पे अब सवाल उठने लगे कि यार डीएनए दिखता कैसा है, होता कैसा है। अब देखो डीएनए की संरचना कैसी होती, इतना सब कुछ पे अब बात उठने लगी। यार असली काम तो ये सारे लोग करके चले गए थे, फ्रेडरिक मिसर साहब, कोशेल साहब, लेविन साहब, इन लोगों ने, फ्रेडी मिसर और कोशेल और लेविन साहब, इन्होंने डीएनए के पूरे मॉलिक्यूल को तो बता ही दिया था, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहाँ अरेंज होते हैं, कैसे होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, ये चीज नहीं बता पाए थे, ठीक है ना। इस चीज को ये नहीं समझा पाए थे। अब क्या हुआ, अब जो है डीएनए की खोज की डीएनए की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस चीज को हम समझेंगे। बेटा मैं इसको वीडियो को पॉज करता हूं, इसको मिटाता हूं, फिर आपको डीएनए का स्ट्रक्चर आपको समझाता हूं बेटा, ठीक है ना। थोड़ी सी और कहानी है, जैसे ये लेविन का, ये जो लेविन की थोड़ी सी और कहानी है, इन्होंने टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस भी दिया था। इन सब चीजों को हम समझेंगे और न्यूक्लियोटाइड को भी समझेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। तब तक मैं आप जितना मैंने बताया इतना नोट कीजिएगा बेटा। हाँ बेटा, एक्चुअली मैं अभी वीडियो में देख रहा हूँ कि ये जो निचला वाला हिस्सा है वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा कर्व करता हूँ ताकि आपको दिख जाए। देख लो बेटा, मैंने यही चीज लिखा है बेटा, ठीक है ना, यही चीज लिखा है, आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, ठीक है ना। फिर अब हम इसको मिटा करके फिर आगे बढ़ेंगे, ओके। हाँ बेटा, ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग ये डीएनए की केमिस्ट्री और इसका फॉर्म, इसका लोकेशन, ये कैसा होता है, फॉर्म एंड लोकेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, यानी इस डीएनए और उसकी केमिस्ट्री को हम समझेंगे, ठीक है ना बेटा। डीएनए एंड देयर केमिस्ट्री, डीएनए एंड देयर केमिस्ट्री, डीएनए एंड देयर केमिस्ट्री, डीएनए और उसकी रासायनिक संगठन, ठीक है ना। डीएनए एंड देयर केमिकल कंपोजिशन आप कह सकते हैं, ठीक है ना। डीएनए और उसकी केमिस्ट्री को हम समझेंगे बेटा। देखो आपको इतना पता है कि डीएनए में क्या क्या चीज होती है, बेसिकली आपको पता चल गया है, ठीक है ना। वो क्या क्या होता है, आपने कहा कि उसमें शुगर होता है, पेंटोज शुगर होता है, और दूसरा जो चीज प्रेजेंट होता है उसमें नाइट्रोजन बेस होता है, तीसरा चीज उसमें फास्फोरस प्रेजेंट होता है, जो कि पहले के साइंटिस्ट इसको बता करके चले गए थे। यही तीन चीजें मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है ना बेटा, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ज्यादा नीचे नहीं लिखेंगे बेटा, अभी मैंने देखा कि आपको नीचे हिस्सा नहीं आ रहा है इस रेजोल्यूशन में, कैमरे के स्क्रीन में पूरा आ नहीं रहा है। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर के बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर, ठीक है ना, पेंटोज शुगर। अब जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसी नाइट्रोजन बेस और इसी पेंटोज शुगर के आधार पर ये
डीएनए में 4 प्रकार के हो सकते हैं और आरएनए में 4 प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें अगर नाइट्रोजन बेस अगर थाइमीन हो प्लस फॉस्फेट हो, ठीक है ना, और प्लस शुगर हो, ठीक है ना, प्लस शुगर, पेंटोस शुगर, अगर ये 3 चीजें प्रेजेंट हो तो उसको डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड कहेंगे बेटा, ठीक है ना। उसका क्या नाम देंगे? डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड कहेंगे, ठीक है ना। फिर एक बार फिर से सुन लीजिए बेटा, क्या नाम देंगे? थाइमिडिलिक एसिड कहेंगे बेटा, ठीक है ना, डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड कहेंगे। अब यदि इसके साथ एडेनिन हो, ठीक है ना, एडेनिन हो, फॉस्फेट हो, शुगर हो, तो डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड कहेंगे बेटा, ठीक है ना, डीऑक्सी एडिनाइलिक एसिड, ठीक है ना, एडिनाइलिक एसिड। अगर मैंने कहा कि नहीं चलो ग्वानिन है तो क्या कहोगे? ग्वानिन के साथ फॉस्फेट और शुगर मॉलिक्यूल हो तो क्या कहोगे? डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड, ठीक है ना, ग्वानाइलिक एसिड, डीऑक्सी ग्वानाइलिक एसिड। नहीं, फिर कहा मैंने नहीं चलो इसके साथ साइटोसिन हो, ठीक है ना, साइटोसिन फॉस्फेट प्लस शुगर हो तो डीऑक्सी साइटिडिनाइलिक एसिड, ठीक है ना बेटा, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड्स, ठीक है ना, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड। अगर मैंने कहा कि नहीं चलो ये तो डीएनए का आपने न्यूक्लियोटाइड बता दिया, लेकिन जो अभी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बता रहे थे उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे? तो आप कहोगे कि उसमें भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे। उसमें यही थाइमीन की जगह पर यूरेसिल बेस होता है, और उसका शुगर कैसे होता है? उसका शुगर राइबोज टाइप का होता है। इसका शुगर कैसा है? डीऑक्सीराइबोज का है, डीएनए का डीऑक्सीराइबोज का है। लेकिन जो आरएनए होता है, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल बेस होता है और शुगर कैसा होता है? राइबोज शुगर होता है। तो इसका न्यूक्लियोटाइड कैसा होगा? डायरेक्ट आप थाइमिडाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक तो होगा नहीं, यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है ना बेटा, यूरिडाइलिक एसिड, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानाइलिक एसिड, साइटिडिनाइलिक एसिड, ठीक है ना, साइटिडिनाइलिक एसिड, ठीक है। ये 4 प्रकार के इसमें न्यूक्लियोटाइड आपके आरएनए में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। आप उसको राइबोथाइमिडाइलिक एसिड भी कह सकते हैं, राइबो यूरिडाइलिक एसिड, क्योंकि थाइमीन आरएनए में एब्सेंट होता है, ठीक है ना। राइबो यूरिडाइलिक एसिड, राइबो एडिनाइलिक एसिड, राइबो ग्वानाइलिक एसिड, राइबो साइटिडिनाइलिक एसिड, ठीक है ना, साइटिडिनाइलिक एसिड। ये इतने प्रकार के आपको पाए जाते हैं क्या? न्यूक्लियोटाइड्स। अब यही न्यूक्लियोटाइड्स मोनोमर होता है किसका? न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है ना। यही न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक एसिड्स का मोनोमर होता है, और यही न्यूक्लियोटाइड की संख्या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की लेंथ को बताता है। अगर जितना ये न्यूक्लियोटाइड्स जितनी अधिक संख्या में प्रेजेंट होंगे उसका डीएनए की लेंथ उतनी ही अधिक होगी। जितनी ही कम ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे उतना ही डीएनए की लंबाई भी कम होगी। तो सीधी सी बात है, डीएनए क्या है? डीएनए पॉलीमर है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने आपको यहां पर दे रखे हैं, जैसे बैक्टीरियोफाज साई 174, ठीक है ना, बैक्टीरियोफाज एक वायरस है बेटा। इस बैक्टीरियोफाज वायरस का नाम है साई 174, ठीक है ना, ये बैक्टीरियोफाज वायरस का नाम है। इस बैक्टीरियोफाज वायरस में जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है बेटा 5386 है बेटा, ठीक है ना, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, 5086। ध्यान दीजिएगा, बेस पेयर नहीं लिखा है, ठीक है ना, कहीं बेस पेयर लिखा मिल जाएगा तो वो गलत ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और एक लैम्डा वायरस है, ठीक है ना, एक आपका लैम्डा बैक्टीरियोफाज वायरस है। लैम्डा बैक्टीरियोफाज वायरस में जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है 48,502 होती है। ये बेस पेयर लिख दिया गया है बेटा, पेयर, बेस पेयर, अर्थात अगर इनको सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स में परिवर्तित करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना इसको, ठीक है ना, और इसको अगर आप पेयर में लाओगे बेटा तो इसका हाफ कर देना, जो 5386 का हाफ कर देना, वो भी बेस पेयर में आ जाएगा, ठीक है। अब ई कोलाई बैक्टीरिया, ये वायरस है दोनों, ठीक है ना। अब ई कोलाई बैक्टीरिया
ई कोलाई बैक्टीरिया का भी एग्जांपल आपके एनसीईआरटी ने दे रखा है। इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं? 4.6 इंटू 10 पावर 6, ठीक है ना, 4.6 इंटू 10 पावर 6 बेस पेयर। बीपी का मतलब है बेस पेयर बेटा, ठीक है ना। अभी समझ जाओगे जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें बेस पेयर कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं वो भी आपको अभी वाटसन और क्रेग मॉडल में आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। हाँ, अब आते हैं ह्यूमन डीएनए पर आ जाते हैं कि ह्यूमन में कितना डीएनए पाया जाता है बेटा। ह्यूमन डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है? ह्यूमन डीएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाया जाता है बेटा? 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। बहुत अधिक होता है बेटा, 3.3 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। इतना इसमें न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की लेंथ को डिटरमाइन करता है। जितना अधिक न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होगी उसकी लंबाई भी उतनी ही अधिक होगी। अब इतना लंबा डीएनए क्रोमोसोम के अंदर कैसे पैक होता है? इतना लंबा डीएनए एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक होता है क्रोमोसोम के फॉर्म में, वो हम क्रोमोसोम की पैकेजिंग पे देखेंगे। जब उसके कंडेंसेशन कैसे होता है, पूरे के पूरे स्टेप्स को हम उसको समझेंगे, ठीक है। अभी ये कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंस यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स के न्यूक्लियोटाइड्स को यहाँ पर समझाया है, उसको आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इतना आपको पता चल गया। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हाँ बेटा, सॉरी। हाँ, तो इतना ये न्यूक्लियोटाइड आपको पता चल गए क्या चीज होते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं, ठीक है ना, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं। अब इसी चीज को हमें डिटेल्स में समझना है। फिर बाद में वाटसन और क्रिक का 3D मॉडल भी हम देख लेंगे, जो 3 डायमेंशन मॉडल उन्होंने दिया था। अब इतना सब कुछ हमें इतना पता चल गया। अब आगे चलते हैं। देखो इतना सब कुछ होने के बाद जब आपको पता है कि ह्यूमन में जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है ना। ह्यूमन के अंदर दोनों प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं, लीनियर और सर्कुलर दोनों पाए जाते हैं। जो सर्कुलर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो प्लांट सेल के अंदर जो प्लास्टिड में जो डीएनए पाया जाता है बेटा वो भी सर्कुलर होता है। इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि एनिमल और प्लांट दोनों में जो होते हैं लीनियर और सर्कुलर दोनों डीएनए इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटा। इसको तो आपने होप नोट कर ही लिया होगा, ठीक। अब आइए देखते हैं कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना। इस चीज को हम लोग समझेंगे। थोड़ी सी इसकी एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब आपको पता ही है बेटा कि आपको पता ही है कि जो सुगर मॉलिक्यूल होता है, ये सुगर मॉलिक्यूल हमने आपको स्ट्रक्चर उसका आपको बता ही दिया था बेटा, ठीक है ना। उसका स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया था। यहाँ पर एक OH ग्रुप होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। डीएनए के स्ट्रक्चर को हम लोग बेटा देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर एक OH ग्रुप होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर CH2OH मैं डायरेक्टली लिखा हूँ बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर 5 कार्बन आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। 5 कार्बन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलो ये चीज आपको इतना दिखाई दिया। अब इसी सुगर मॉलिक्यूल के पहले वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, पहले वाले कार्बन पर मौजूद जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, क्योंकि पहला कार्बन तो यही है, पहले वाले कार्बन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आपका जुड़ता है एक नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना। आपका जुड़ता है यहां पर एक नाइट्रोजन बेस। चलो हमने ले लिया एडेनिन को, ठीक है ना। एडेनिन को हमने यहां पर ले लिया। नाइट्रोजन बेस कौन जुड़ा? यहां पर एडेनिन। एक नाइट्रोजन बेस पहले वाले कार्बन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है एडेनिन, और जिस बॉन्ड से ये जुड़ता है उसको हम बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है ना बेटा। इस चीज को अभी दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। चलो अब क्या होगा? अब जो होता है जो थर्ड पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस थर्ड पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आपका एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, ठीक है ना। एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। अब इस फॉस्फेट ग्रुप से जो दूसरा सुगर मॉलिक्यूल है वो जुड़ता है। इस फॉस्फेट ग्रुप से जो दूसरा सुगर मॉलिक्यूल है वो जुड़ेगा। आपको पता ही है OH H H H H OH और यहां पर आपका मौजूद होगा बेटा H और यहां पर CH2
OH, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है इससे दूसरा शुगर मॉलिक्यूल ये इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ जाएगा, ठीक है ना, इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ गया। अब आपको पता है कि देखो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इस शुगर मॉलिक्यूल का इससे जुड़ गया, किससे, 3 कार्बन का 3 कार्बन पोजीशन पर, ठीक है ना। पहले कार्बन पोजीशन पर आपका ये जो है नाइट्रोजन बेस जुड़ता है और तीसरे कार्बन पोजीशन पर आपका जो है फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा जो कि पहला होगा। अगर दूसरे न्यूक्लियोटाइड पर पहुंचते हैं, जैसे अगर मैंने कहा कि चलो यहां पर हमने कहा कि ये जो है यहां पर इस वाले पहले कार्बन, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 कार्बन है यहां पर, ठीक है ना, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है ना, 5 कार्बन है। अब क्या हुआ, इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक दूसरा नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएगा। चलो हमने यहां पर ले लिया किसको, चलो ग्वानिन को ले लिया, ठीक है ना, ग्वानिन को ले लिया, ठीक है ना, ग्वानिन को ले लिया, ये वाला नाइट्रोजन बेस, ठीक है ना, ग्वानिन को ले लिया। अब क्या हुआ, अब क्या देख रहे हैं आप इसमें देख रहे हैं कि अब इसके नीचे यहां पर एक दूसरा फॉस्फेट ग्रुप यहां पर जुड़ेगा, फिर वो फॉस्फेट ग्रुप जाकर के किसी दूसरे, दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा है, अब इसके नीचे जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा बेटा, ठीक है ना, अब इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, ठीक है ना, 1 मिनट बेटा, अब इसके नीचे जाएंगे तो आपको नहीं दिखेगा बेटा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर हमको लिखना चाहिए था। चलो मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा, अब सिर्फ आपको बताते हैं, सिर्फ समझ जाएंगे। इसके नीचे जो है, इसके नीचे ये वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, ये वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक तीसरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और उस फॉस्फेट ग्रुप से फिर वही एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ेगा, फिर वही एक शुगर मॉलिक्यूल जुड़ेगा, फिर उस शुगर मॉलिक्यूल से फिर एक नीचे फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर मॉलिक्यूल, ये चेन लगातार ऐसे बढ़ती चली जाएगी और ये चेन लगातार बढ़ती चली जाएगी और ये न्यूक्लियोटाइड का एक चेन बिल्कुल तैयार हो जाएगा एक तरफ, ठीक है ना, एक तरफ तैयार हो गया। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहां पर ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, कौन से कार्बन पर फ्री है, 5वें कार्बन पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। तो 5वें कार्बन पोजीशन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा उसको हम 5 प्राइम कह देंगे, समझ पा रहे हो ना। 5वें कार्बन पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, इस वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया, 5 प्राइम नाम दे दिया गया। अब क्या हुआ, अब क्या देख रहे हो कि जब पूरा का पूरा जब ये पॉलीमराइज होता चला जाएगा, कहीं ना कहीं तो डीएनए का अंत होगा ना, पॉलीमराइजेशन का। तो जहां पर अंत होगा, आपको पता है कि चलो जैसे मैंने कहा कि यहां पर मैंने इसको अंत कर दिया है, तो यहां पर जब अंत होगा तो तीसरे कार्बन पोजीशन पर मौजूद एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, तीसरे कार्बन पोजीशन पर यहां पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा। तो ये वाला जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा उसको हम 3 प्राइम कह देंगे बेटा, ठीक है ना, 3 प्राइम कह देंगे। यहां पर ऊपर मैं लिख देता हूं बेटा, ठीक है ना, 3 प्राइम कह देंगे इसको, ठीक है, 3 प्राइम। 1 मिनट बेटा, मैं वीडियो को पॉज करके कैमरे को फिर से रीसेट करता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए नीचे, ठीक। हाँ बेटा, थोड़ा सा मैंने कैमरे को थोड़ा सा पोर्ट्रेट और कर दिया है, देखिएगा यहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा। इसमें क्या कह रहे हैं हम कि जो तीसरा कार्बन पोजीशन है, ये तीसरा कार्बन पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, तो क्योंकि डीएनए की कहीं ना कहीं तो अंत होगा, इसका मान लीजिए हमने ये शुरुआत है, शुरुआत पे तो हमने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री था, इसको हमने 5 प्राइम नाम दे दिया। अब नीचे जाकर के तीसरे कार्बन पोजीशन पर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने कौन सा सिरा बोल दिया, 3 प्राइम सिरा बोल दिया। अब क्या हुआ, अब क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट एक और जो है हेलिक्स बनेगा। वो हेलिक्स क्या है, वो डबल हेलिकल हम व्हाट्सएप क्लिक में देख लेंगे, अभी थोड़ा सा समझिए इसको बेटा, ठीक है ना। अब एडेनिन के कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो थाइमिन होता है, ठीक है ना, वो थाइमिन होता है। अब ये थाइमिन जो है किससे जुड़ेगा बेटा, जो थाइमिन जो है ये जुड़ेगा किससे, ये पहले कार्बन पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ेगा। तो पहले कार्बन पोजीशन पर मौजूद जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा उसका स्ट्रक्चर जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है ना। जैसे हमने इसको उठा करके ऐसे पलट दिया है, ऐसे पलट देना है हमको, ठीक है ना, वो अपोजिट होगा। और जब अपोजिट होगा तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा बेटा, ठीक है ना। ये कैसे होगा, ऐसे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा बेटा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको पता ही है, ठीक है, आपको पता ही है, ये आपका पहला कार्बन है, यहाँ पर आपका OH ग्रुप होगा, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पर तीसरा कार्बन पोजीशन फिर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और तीसरे 1 मिनट, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा, हाँ सही है, ये हो गया। और यहाँ पर क्या होगा, H, यहाँ पर CH2
OH, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं बेटा, ठीक है ना, CH2OH, ठीक है ना, करेक्ट है, ठीक। चलो दिख रहा है ना बेटा, दूर तो नहीं है, हाँ सही है बेटा, ठीक है। चलो इसको देखा मैंने, अब क्या हुआ, अब जो है एडेनिन से जुड़ गया क्या, थाइमिन। जिस बॉन्ड से जुड़ता है, अभी सभी बॉन्ड का नाम लिख देते हैं बेटा। एडेनिन से जुड़ता है थाइमिन, ये पहले वाले कार्बन पोजीशन पर, पहले वाले कार्बन पोजीशन पर। अगर इसकी नंबरिंग करना चाहोगे तो आप यहां पर नंबरिंग कर सकते हो, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ठीक है ना, 5 कार्बन हो गए। तो पहले कार्बन पोजीशन पर ये जुड़ गया, किससे, पहले वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये जुड़ गया, ठीक है ना। तो अब क्या देख रहे हैं, यहां पर तीसरा वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री हो गया है, तीसरा वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री हो गया है। तो इस वाले सिरों को क्या कहोगे, 3 प्राइम नाम दे दोगे, ठीक है ना। 3 प्राइम हमने, आपने नाम दे दिया, ठीक, 3 प्राइम आपने नाम दे दिया। ब्लैक वाला विजिबल होता है बेटा ज्यादा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब अगला, अब क्या होगा, अब आपको पता है कि जैसे यहां पर तीसरे वाले जो, एक मिनट बेटा, मैं शायद कहीं पर गलती कर रहा हूं क्या, एक मिनट, एक मिनट बेटा, नहीं गलती नहीं कर रहा हूं, सही है बेटा। अब क्या होगा, अब यहां पर जो 3 प्राइम से, एक मिनट बेटा, एक मिनट, सही है बेटा, ठीक है ना, परेशान थे, ठीक ना, करेक्ट चल रहे हैं हम लोग, ठीक। चलो मैंने क्या कहा कि ये पेंटोस शुगर है, पहले वाले कार्बन पोजीशन पर थाइमिन जुड़ा, तीसरा वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री हो गया, जिसको हमने 3 प्राइम नाम दिया। अब इस पांचवें वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ेगा आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये वाला फॉस्फेट मॉलिक्यूल। इस फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ेगा आपका ये 5वें कार्बन पोजीशन पर, जो कि 3 प्राइम की ओर बढ़ रहे हैं, 5वें कार्बन पोजीशन पर ये जुड़ करके ये आगे बढ़ रहा है। अब किससे जुड़ेगा बेटा, अब आपको पता है कि अब ये जो है ये जो फॉस्फेट मॉलिक्यूल है, अब जुड़ेगा किससे, तीसरे, ठीक है ना, तीसरे कार्बन पोजीशन पर जुड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा उल्टा हो रहा है बेटा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है बेटा। चलो यहां पर बनाते हैं हम लोग किसको, सही चल रहा है बेटा, हम लोग यहां पर बनाते हैं हम लोग किसको, अगला फॉस्फेट मॉलिक्यूल को बनाते हैं। चलो ये बनाया हमने, ये, ठीक है ना, नीचे तो नहीं गया बेटा, दिख रहा है ना, हाँ गुड, ठीक है। चलो ये हमने कहा, ये हाइड्रोजन, ये CH2OH, ठीक, इधर आपका पहला कार्बन इधर ही होगा, OH होगा, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन होगा, इधर आपका हाइड्रोजन होगा, इधर आपका हाइड्रोजन होगा, इधर आपका OH होगा, इधर आपका हाइड्रोजन होगा, ठीक है ना, CH2OH, ठीक है ना, CH2OH। कार्बन की नंबरिंग अगर करना चाहो तो नंबरिंग कर दो बेटा, ठीक है ना। पहला कार्बन आपका यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, चौथा यहाँ पर है, पांचवा यहाँ पर है। अब क्या होगा, जब फास्फेट ग्रुप अब किससे जुड़ेगा, अब फास्फेट ग्रुप जो है तीसरे वाले कार्बन पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ रहा है, ठीक है ना, तीसरे वाले कार्बन पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यहां पर जुड़ रहा है, तीसरे वाले कार्बन पोजीशन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से यहां पर ये जुड़ गया। तो अब क्या हुआ, अब आपको पता है कि अब ग्वानिन जो है जुड़ता है किससे, जुड़ता है ये साइटोसिन से जुड़ता है, ठीक है ना, साइटोसिन से। अब ये साइटोसिन इस पहले वाले हाइड्रोक्सिल से पहले वाले कार्बन पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ जाएगा बेटा, ठीक है ना, पहले वाले कार्बन पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ गया। अब इतना आपको चलो क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ। तो अब क्या हुआ, अब आप देख रहे हैं कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, कौन से कार्बन पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये 5वें वाले कार्बन पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, 5 वाले कार्बन, तो ये वाला सिरा क्या कहलाएगा, 5 प्राइम कहलाएगा, ठीक है ना। तो जिस वाला कार्बन जो सिरा वाला कार्बन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होगा, वही वाला सिरा उसका प्राइम कहलाता है बेटा। जैसे यहां पर मैंने कहा कि 5वें कार्बन पोजीशन पर मौजूद ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, इसके साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये 5 प्राइम हुआ। और जो यहाँ पर इस पे तीसरा कार्बन पोजीशन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो ये 3 प्राइम हुआ। अब इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, तीसरे कार्बन पोजीशन पर मौजूद ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो वो 3 प्राइम हो गया। और इसमें 5वें वाले कार्बन पोजीशन पर मौजूद ये वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो ये 5 कार्बन हो गया। इतना चलो आपको पता चला। अब क्या हुआ, अब ये जुड़े किस प्रकार के बॉन्ड से हैं, ठीक है ना, जुड़े किस प्रकार के बॉन्ड से हैं। जब आपको पता है कि एक सुगर मॉलिक्यूल दूसरे सुगर मॉलिक्यूल से जुड़ता है, कंडेंसेशन रिएक्शन केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ोगे बेटा,
ठीक है ना। कंडेंसेशन रिएक्शन होता है और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेकर के बाहर निकल आता है एक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और यहाँ पर भी एक H2O मॉलिक्यूल यहां से, ठीक है ना, एक H2O मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा, एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा हमें डीप में नहीं जाना है। अब देखिए यहां पर जो एक शुगर मॉलिक्यूल को दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से जो फॉस्फेट ग्रुप जोड़ रहा है, तो यहां से जो ये बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इसके बॉन्ड को बेटा हम कहेंगे क्या, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इस जो बॉन्ड यहां पर बन रहा है, इस वाले बॉन्ड को कहेंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है ना, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये हो गया। अब देखो, और ये शुगर मॉलिक्यूल जिस नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ रहा है, जिस नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ रहा है, उसको कहते हैं बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहीं पर थोड़ा सा और एक चीज आपको जान लेना होगा बेटा, जब शुगर मॉलिक्यूल के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो बनाता है क्या, न्यूक्लियोसाइड। सुनिएगा, जब शुगर मॉलिक्यूल के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड, ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियोसाइड भी यदि डीएनए पर प्रेजेंट है तो 4 प्रकार के होंगे, आरएनए पर प्रेजेंट है तो 4 प्रकार के होंगे। अभी हम न्यूक्लियोटाइड तो बता ही रहे हैं, उसको तो बता भी चुके हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या कितने प्रकार के होते हैं, सिर्फ अभी इतना जानते रहो कि जब शुगर मॉलिक्यूल से कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो क्या बनाता है, वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, ठीक ना। चलो ये आपको हो गया, पता चला। ये जो है शुगर मॉलिक्यूल से नाइट्रोजन बेस जुड़ा, किस बॉन्ड से जुड़ा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा। और एक नाइट्रोजन बेस जब दूसरे नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है तो वो जिससे जुड़ता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, एडेनिन और थाइमिन, ठीक है ना। जो कि ये एडेनिन जो होता है डबल रिंग है, थाइमिन सिंगल रिंग कंपाउंड है। एडेनिन जब थाइमिन से जुड़ता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो एक दूसरे को जोड़ते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब यहां पर देखिए, ठीक वही चीज यहां पर आप कहोगे कि ये कौन सा बॉन्ड है, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है ना। ये दोनों कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं, फास्फोडाइएस्टर से बॉन्ड जुड़े हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन जिस बॉन्ड से जुड़े हैं वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। यहां पर आपको 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये भी वही हाइड्रोजन बॉन्ड ही है, ठीक है ना। ये होता है एक डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको इतना थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कि जो डीएनए होता है, डीएनए पर किसी भी प्रकार का कोई आपको चार्ज यहां पर दिखाई दे रहा है, आपको कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि थाइमिन पर जो है कोई चार्ज नहीं होता है, शुगर पर कोई चार्ज नहीं होता है, तो आप गलत हो बेटा। फॉस्फेट पर जो होता है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। फॉस्फेट पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होने के कारण ये आपका डीएनए जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है ना। आपके डीएनए पर कैसा चार्ज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप इतना दिमाग में रखिएगा, जो आपका डीएनए होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण बेटा ये एसिडिक होता है, ठीक है ना। चलो, अब इतना सब कुछ हम लोगों ने देख लिया। अब बारी आती है कि यार अच्छा, अभी एक काम करते हैं, पहले हम आपको न्यूक्लियोसाइड भी बता देते हैं तब, ठीक है ना। तब तक आप एक काम करो, इसको तो जरूर बना लो समझने के लिए, ठीक है ना। समझने के लिए इसकी कार्बन पोजीशन को याद रखिएगा, कौन किससे जुड़ा है ये भी याद रखिएगा। अब क्या करते हैं, आप जो है इसको बना लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा करके आपको न्यूक्लियोसाइड समझा देता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। हाँ बेटा, अब हम लोग न्यूक्लियोसाइड को देख लेते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है, अभी आपको न्यूक्लियोसाइड के बारे में थोड़ा सा पता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, उसमें पेंटोज शुगर के साथ पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, ये दो चीजें एक लिंकेज से जुड़ती हैं, जिसे आपने एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा। वो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ते हैं तो बनाते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, इसमें आप फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ दो तो न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड जो होते हैं, यदि डीएनए पर प्रेजेंट हैं तो, ठीक है ना, डीएनए पर प्रेजेंट है तो अब थाइमिन के साथ
थायमीन के साथ अगर आपका ये शुगर जुड़ गया, थायमीन के साथ आपका शुगर जुड़ गया, तो ये न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा थायमिडीन। थायमिडीन, ठीक है ना, थायमिडीन, ठीक ना, थायमिडीन। तो अब डीएनए पर है तो डीऑक्सी थायमिडीन होगा, समझ पा रहे हो ना, डीएनए पर है तो क्या होगा, डीऑक्सी थायमिडीन होगा। अब साइटोसिन के साथ अगर शुगर मॉलिक्यूल जुड़ गया तो क्या होगा, डीऑक्सी साइटिडीन, डीऑक्सी साइटिडीन। पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं बेटा, बोल रहे हैं तो लिख लेना, ठीक है ना। अगर ग्वानिन के साथ अगर शुगर मॉलिक्यूल जुड़ गया तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है ना, ग्वानोसिन, ठीक, ग्वानोसिन। अब क्या हुआ, अब आपके साथ एडेनिन हो गया, ठीक है ना, एडेनिन अगर आ गया तो एडेनिन के साथ अगर शुगर मॉलिक्यूल जुड़ गया तो डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी एडिनोसिन, एडिनोसिन। अब आपको थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर इसी एडिनोसिन को हम फॉस्फेटीकरण कर दें, ठीक है ना, अगर इस एडिनोसिन का फास्फोरिलेशन कर दें अगर हम, ठीक है ना, फास्फोरिलेशन कर दें तो क्या एटीपी बन जाता है? जी हाँ, इसी एडिनोसिन के साथ, ठीक है ना, इसी एडिनोसिन के साथ, यानी एडेनिन प्लस और ये आपका ये पेंटोस शुगर, ठीक है ना, एडेनिन प्लस पेंटोस शुगर, अगर इसका हम फॉस्फेटीकरण 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बन जाएगा, ठीक है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप एटीपी कहते हो, एनर्जी करेंसी, ठीक है। चलो वो बायोमॉलिक्यूल में है, 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, वो बायोमॉलिक्यूल का पार्ट है। चलो अब जो है, अगर मैंने कहा कि नहीं आरएनए में देखो, तो आरएनए में अगर कहोगे तो देखो, आरएनए में बस यही थायमीन के स्थान पर यूरेसिल बेस होता है, ठीक है ना, आरएनए में यही थायमीन के स्थान पर यूरेसिल बेस होगा, तो वहां पर डीऑक्सी नहीं लगेगा, सिर्फ क्या आएगा, यूरिडीन, यूरिडीन, ठीक है ना, यूरिडीन, थायमिडीन तो नहीं होगा, यूरिडीन, साइटिडीन, ग्वानोसिन, एडिनोसिन, यानी उसमें डीऑक्सी शब्द हटा देंगे, उसमें डीऑक्सी शब्द हटा देंगे। आरएनए पर जो न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट होते हैं वो आपका यूरिडीन, साइटिडीन, ग्वानोसिन, एडिनोसिन, ये 4 प्रकार के आपको आरएनए में न्यूक्लियोसाइड आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो ये न्यूक्लियोसाइड आपको इतना पता चल गया। अब इतना सब कुछ होने के बाद, डीएनए के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होने के बाद, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद अब जो है डीएनए की संरचना जो होती है वो कैसी होती है, ठीक है ना, डीएनए का स्ट्रक्चर बेसिक कैसा होता है, वो डीएनए के में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, सुनिएगा बेटा, डीएनए में जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं ये तो हमने देख लिया, ठीक है ना, लेकिन उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए जो होता है सर्कुलर होता है, लीनियर होता है, कैसे होता है, डबल हेलिकल होता है, सिंगल हेलिकल होता है, ये सब चीजें जो है एक सवाल अभी भी बनकर रह गए थे। तो यही जो लेविन साहब थे, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया था जिसको हम टेट्रान्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक ना। टेट्रान्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस में इन्होंने 4 प्रकार के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानोसिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ग्वानोसिन न्यूक्लियोसाइड है, ग्वानिन नाइट्रोजन बेस है, ठीक है ना, मैं गलती कर रहा हूं तो आप नहीं कीजिएगा। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन जो 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, यही चारों न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, इस तरीके से बढ़ते हुए एक चेन बनाती है और यही जो है डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। ये इस चीज को बता रहे थे कौन, लेविन साहब, जो आपके ये जो डिस्कवरर थे आपके शुगर मॉलिक्यूल के, ठीक है ना, जो आपके शुगर मॉलिक्यूल के डिस्कवरर थे आपके। 1 मिनट बेटा, ठीक है, 1 मिनट आप वेट करो बेटा। एक मिनट बेटा, एनसीईआरटी ने आपको, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना, आते हैं हम लोग। हाँ, क्या मैं बता रहा था, लेविन की जो है जो टेट्रान्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस को मैं बता रहा था, जो इन्होंने बताया था कि एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, जो ये इस चीज को बता रहे थे कि यही एक सीक्वेंस क्रम में बढ़ता हुआ चला जाता है। तो वैज्ञानिकों को ये आइडिया उनका रास नहीं आया कि उन्होंने कहा कि देखो भाई, बहुत ज्यादा जो लिविंग लाइफ है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रही थी, लेकिन जो आप सीक्वेंस को बता रहे हो ना, इस सीक्वेंस में वेरिएशन के चांसेस बहुत ही लिमिटेड है
और हम जो देख रहे हैं एक जीव दूसरे जीव से कितना डिफर दिख रहा है। तो ये आइडिया उनको पसंद नहीं आया कि नहीं, ये जो है टेट्रा न्यूक्लियोटाइड हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए एरविन चारगाफ, ठीक है ना, एरविन चारगाफ, ठीक है ना, एरविन चारगाफ 1950 की बात है, ठीक है ना, एरविन चारगाफ 1950, ठीक है ना। इन्होंने लेविन के हाइपोथेसिस को नकार दिया। उन्होंने कहा कि नहीं देखो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, देखो ऐसा नहीं होता। इसमें इन्होंने बताया, एरविन चारगाफ ने बताया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पे जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो नाइट्रोजन बेस एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एडेनिन का अमाउंट जितना होगा उतना ही अमाउंट थायमिन का होगा, साइटोसिन का जितना अमाउंट होगा उतना अमाउंट ग्वानिन का होगा। उन्होंने कहा कि एडेनिन इक्वल थायमिन, साइटोसिन इक्वल ग्वानिन, ठीक है ना। ये इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी कि मतलब जितनी संख्या प्यूरिन की होगी उतनी संख्या पिरिमिडीन की होगी, अर्थात इन्होंने प्यूरिन इक्वल पिरिमिडीन ये इन्होंने बताया। कहा कि जितनी संख्या आपको एडेनिन उतनी संख्या थायमिन की, जितनी संख्या ग्वानिन उतनी संख्या साइटोसिन की होगी। तो इन्होंने जो रेशियो निकाला था एडेनिन प्लस थायमिन का अनुपात जो है ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये इन्होंने बताया था। उन्होंने कहा कि देखो एडेनिन अपान थायमिन, ठीक है ना, और साइटोसिन अपान ग्वानिन, अगर इसको कट कर दो, इसको कट कर दो तो कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं बचेगा। तो सीधा सिंपल सा इनका सिद्धांत ये था कि देखो भाई जितनी संख्या एडेनिन की होगी उसके जस्ट इक्वल थायमिन की होगी, जितनी संख्या साइटोसिन की है उतनी जस्ट इक्वल जो है वो ग्वानिन की होगी। ये बताया था किसने, एरविन चारगाफ ने। एरविन चारगाफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे अगर परसेंटेज में आते हैं, कभी इसकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे बेटा, ठीक है। जैसे सिंपली आप ऐसे समझ लो, जैसे कह दिया कि एडेनिन की संख्या जो है 15% है और ग्वानिन की संख्या बताइए। तो अब आपको पता है कि एडेनिन की संख्या 15% है, तो ग्वानिन की संख्या को वो पूछ रहा है, ग्वानिन की संख्या। तो अब आपको पता है कि एडेनिन इक्वल थायमिन होता है, तो 15% आपका थायमिन हो जाएगा, कुल मिला के 30% हो गए आपके एडेनिन और थायमिन मिलकर के, ठीक है ना। तो अब बचा कितना, 30% के आधा, 30% के बाद कितना बचा, 70% बच रहा है। तो 70% में से ग्वानिन जो है 35% ले लेगा, 35% साइटोसिन ले लेगा, तो ग्वानिन का परसेंटेज कितना होगा, 35% होता है, ठीक है ना। इनका थ्योरी जो है डबल हेलिकल मॉडल पर ही लागू होता है, ठीक। ये इन्होंने लेविन के हाइपोथेसिस को नकार दिया। अब जो है फिर अब डीएनए के स्ट्रक्चर की जब बात आई ना, तो फाइनल अगर किसी ने डीएनए का 3D मॉडल प्रस्तुत किया तो वो थे कौन, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है ना, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है ना। वाटसन और क्रिक ने डीएनए का 3D मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया था, उन्होंने कहा था कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है ना, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बेटा हम आज नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना है बेटा, ओके। जितनी चीजें बताया बेटा होप आपने एंजॉय किया। अगर आप इस वीडियो को अटेंटिव होकर के समझ लोगे तो आपको डीएनए का पूरा एक ब्रीफ इतिहास जिसे कहते हैं वो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, बोर मत होइएगा, थोड़ा सा टाइम निकाल करके इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, ओके। पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।